हेलो क्लास। मिस अनीस आ गई फिर से। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ओके, मैं भागी भागी आई। ओके बेटा, बाकी क्लास किधर है? बाकियों को भी बुलाओ। 2 से 3 आपकी थी क्लास मिस नसरीन के साथ, और मिस नसरीन इधर नहीं है। बहुत छुट्टी पर गई हैं। सो उनकी जगह फिर मैं क्लास ले लूंगी। पापा, ठीक हो गया पापा जी? पता बंद हो जाएगा, फिर वो आगे छुट्टियां हैं 3 दिन की, फिर मेडिसिन नहीं होगी, है ना? कितनी मुश्किल हो जाती है। ओके बेटा लोग, आज हम पढ़ेंगे फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। हमने फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पढ़ा, आज हम फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट पढ़ेंगे। AHN1 2 PM से 3 PM तक। ठीक हो गया? गुड हो गया? ओके मैम, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, गुड गुड गुड। जेनिफर, जेनेट, मारिया अब्दुल्ला, जॉन किथे? जेनिफर, जेनेट एंड मारिया अब्दुल्ला, नर्सिस समर, नर्जिस समर। मेरी भतीजी इन लॉ का नाम समर है। मैं भी कहती थी कि ये समर विंटर कहाँ से आ गए। मनीबा यूसुफ, यूनस, विंटर समर दोनों मुस्कुरा रही हैं। कोई अच्छी बात करो। हमारा तुझे बस एक दोस्त मिलना होता है। अटेंडेंस हो रही है? नहीं, अटेंडेंस नहीं हो रही। मैं आप लोगों का वेट कर रही हूँ ताकि कुछ लड़कियां इकट्ठी हो जाए तो फिर मैं क्लास लूँ। आप लोग 14 स्टूडेंट्स हो गए तो मैं क्लास शुरू करूंगी। ठीक हो गया? अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? 100% हो गई है। हाँ, लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये दे, ये है आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल बॉडी वेट आप लोगों का इतना होना चाहिए। 50 में, अडल्ट में क्या है, फीमेल में 50% होना चाहिए, मेल में ऑलमोस्ट 60% होना चाहिए, और छोटा बेबीज में 80% आपका फ्लूइड होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रहेगा। ओके, टोटल बॉडी फ्लूइड 50 to 60% टोटल बॉडी फ्लूइड है। सेल में आपके सेल फ्लूइड जो है वो 35 to 40% होता है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, जिसमें सिर्फ 5% आपका प्लाज्मा है, 10 to 15% आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर 15 to 20% आपका बॉडी वेट। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर में। सो ये है आपका टोटल एक बॉडी का फ्लूइड स्टैच, राइट? ओके,
द बॉडी हैज एन ओपन सिस्टम, ठीक है, खुला गड्ढा। ओपन सिस्टम मीन्स बॉडी एक्सचेंज मटेरियल एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपका किस तरीके से आपके जो H2O वाटर, ठीक हो गया, H2O इज वाटर ना, तो वाटर आपका इनटेक में भी है, आउटपुट में भी है। सोडियम आपका इनटेक में भी है, आउटपुट में भी है। इसी तरीके से पोटेशियम है, इनटेक में भी है और आउटपुट में भी है। जो खाना आप खाते हो उसका वेस्ट भी है, ठीक है। और उसके अंदर से आपका किस तरीके से उन्होंने बताया है कि बॉडी एज एन ओपन सिस्टम में आपका बॉडी एक्सचेंज मटेरियल जो है, जो एनर्जी आप लेते भी हो और आप बॉडी में से निकालते भी हो, ठीक हो गया। या फ्लूइड शिफ्ट पर इनटेक, इंट्रासेलुलर में आपका क्या हो गया, 30 लीटर्स जो आपका इंट्रासेलुलर है वो, इसकी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज 12 लीटर्स, जो कि अंदर और बाहर दोनों तरफ जा रहा है। आईवीज 3 लीटर्स, जिसके अंदर आपका स्किन भी है, लंग्स भी है और आपके गट्स भी है, ठीक है। गट्स इज योर इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये एक उन्होंने छोटा सा सुन बताया हुआ। ओके, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, यहाँ से हम शुरू करते हैं। अब इसमें क्या है, डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम इज स्टेट और a condition where a fluid in the output exceed the fluid intake, उतना आप लेते नहीं हो जितना आप खारिज कर देते हो। पर पसीने के जरिए, यूरिन के जरिए आप बातचीत करते हो, इवेपोरेट हो जाता है, उसके जरिए आप स्टूल पास करते हो, उसके जरिए, ठीक है। सो ये बहुत सारा ऐसा होता है, बाज़ औक़ात हम इतना फ्लूइड इनटेक नहीं करते हैं जितना हम आउटपुट करते हैं। इट हैपेंस व्हेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर लॉस्ट एज दे एग्जिस्ट इन नॉर्मल बॉडी फ्लूइड। अब ये उस वक़्त आप देख सकते हो कि जब आपका जो जिस्म में पानी और नमकियात है, वो किस तरीके से ख़ारिज हो रहे हैं, ठीक है। आपके नॉर्मल बॉडी फ्लूइड में आपने लिया और आपने ख़ारिज किया, तो ये इट हैपेंस, आप जो कुछ लेते हो वो कुछ आप ख़ारिज भी करते हो। कॉमन सोर्सेज ऑफ फ्लूइड लॉस आर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, आपका गट्स है, पॉलीयूरिया ब्लैडर है, इंक्रीज पर्सपिरेशन, आप पर्सपायर करते हो, ठीक है। हमेशा याद रखना, ह्यूमन बॉडी पर्सपायर, एनिमल स्वेट, ठीक है। जो एनिमल है वो स्वेट करते हैं और जो ह्यूमन बॉडी है वो पर्सपायर करती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। हम लोगों में से बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं और अपने नॉर्मल रूटीन वर्क में हम कहते हैं बहुत स्वेटिंग हो रही है। स्वेटिंग जानवरों में होती है, पर्सपायर करते हो ह्यूमन बॉडीज, ठीक है। ये याद रखने वाली चीज़ है। नॉर्मली लोग इस बात को नहीं समझते, बट जो लोग समझते हैं वो फिर दिल में हंसते हैं कि इनको यही नहीं पता कि हु पर्सपायर एंड हु स्वेट, ठीक है। सो आप लोगों को कभी भी नहीं भूलना कि आपको बताया गया था। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। एक्स्ट्रा फ्लूइड वॉल्यूम में आप किस तरीके से देखोगे, प्रीसीडिंग इवेंट्स, ठीक है। अब प्रीसीडिंग इवेंट्स में आप देखोगे लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन प्रोपोर्शन में, ठीक है। एक होता है डिक्रीज इनटेक ऑफ वाटर, एक होता है लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन प्रोपोर्शन। विच प्रोपोर्शन, इट कैन बी बाय वॉमिटिंग, वॉमिटिंग से आप वाटर लॉस करोगे, इलेक्ट्रोलाइट लॉस करोगे, डायरिया से करोगे, एंड देन कम सिस्टमिक इन्फेक्शन विद फीवर, बहुत सारा पसीना आ जाता है उस वक्त पे, तो वो भी एक किसकी वजह से हो रहा है, इन्फेक्शन की वजह से। फ्लैटुलेंस डिस्चार्ज, ड्रेनेज, फ्लैटुलेंस ड्रेनेज में क्या होगा, बाज़ औक़ात जब हम लोग ट्रेनिंग में थे तो हम क्या देखते होते थे कि
पेशेंट को रेक्टल ड्रिप लगती होती थी। रेक्टल ड्रिप क्या होती है? रेक्टल ड्रिप होती है टू कीप द बाउल इन ओपन। ठीक है, वो अमूमन ऑपरेशन के बाद डॉक्टर हमेशा कहते थे रेक्टल ड्रिप लगा दो इसको। ठीक है, सिजेरियन से पेशेंट आ रहा है, रेक्टल ड्रिप लगा दो इसे। उसमें ये होता था कि रेक्टल ड्रिप जा तो रहा है लेकिन साथ वापस आ भी जाता था, उसका कोई नुकसान नहीं था। उसका सिर्फ ये था कि इट कीप्स द बाउल ओपन, ताकि पेरिस्टालसिस जो है वो अपना काम करना शुरू करते हैं। द मोमेंट उनको बाउल साउंड सुनाई देते थे, वो कहते थे रिमूव रेक्टल ड्रिप, तब वो रेक्टल ड्रिप रिमूव हो जाती होती थी। सो दैट इज ऑल्सो केस के भी हम कह सकते हैं दिस इज द प्रिसीडिंग इवेंट। अब आपका इंटेक ऑफ वाटर कैसे डिक्रीज हो रहा है? डिफिकल्टी स्वॉल्विंग कॉमा ट्यूब फीडिंग। ठीक है, अब आप वाटर इनटेक नहीं ले सकते हो, कम है, तो आप क्या करते हो? यू कांट swallow. When you can't swallow, water won't go inside. You are in coma. ठीक है, if a patient is in coma, नहीं खा पी रहा, तो ट्यूब फीडिंग देनी पड़ रही है। अब ट्यूब फीडिंग भी बहुत सोच सोच के वो देते थे कि कहीं वो ज्यादा वॉमिट, कहीं पेशेंट वॉमिट ना कर ले। ठीक हो गया। Then third spacing. Third spacing is distributional shift of body fluid into a space which is not easily exchanged. ठीक है, अब थर्ड बॉडी में क्या आ जाता है? उसमें आ जाता है कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशनल शिफ्ट ऑफ बॉडी फ्लूइड है वो क्या है? इट इज नॉट इजीली एक्सचेंज नहीं हो सकती है। लाइक बॉडी कैविटीज जो है, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी, thoracic कैविटी, यू कांट शिफ्ट देम, राइट? उसको आप इधर उधर शिफ्ट नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पे फिक्स है। आप thoracic कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी को thoracic कैविटी में ले आओ, इट कांट हैपन, राइट? सो व्हाट हैपेंस, एक तो ये उन्होंने कहा है थर्ड स्पेसिंग में कि इट इज नॉट इजली एक्सचेंज। बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन है, एडिमा है, बर्न्स है, ये चीजें जो है वो क्या क्या है? बॉडी शेप में बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, बैक फ्लो होगा, या उसका डिस्टेंशन शुरू हो जाएगा, कुछ तो होगा। ठीक है, एडिमा इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर फ्लूइड जमा होता जा रहा है और उसके निकलने की कोई जगह नहीं है, तो वो अपनी जगह बना के आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाना, आपके टिश्यूज में जाना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। बर्न्स में क्या होता है? बर्न्स में भी आपके जो ब्लिस्टर्स बन गए हैं वो अगर बर्स्ट हो जाते हैं, तो आप समझो कि वो प्लाज्मा बीच में से फ्लूइड है ना, वो भी वहां से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। हाँ, समझ में आ गई? आगे चलो। डिहाइड्रेशन, ठीक है, डिहाइड्रेशन इज ऑल्सो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। अब फ्लूइड वॉल्यूम कम होगा तो डिहाइड्रेशन डेफिनेटली होगा। तो उसके हम पैथोफिजियोलॉजी में हम कहते हैं कि लॉस ऑफ जीआई फ्लूइड्स। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल फ्लूइड में जब हम जीआई की बात करते हैं तो उसमें वॉमिटिंग आ गया, डायरिया आ गया, इंटरसेक्शन आ गया, फिस्टुलाज आ गए, राइट, एंड देन इंटरस्टिशियल ड्रेनेज आ गई। ठीक है, अहमद बेटा।
लो जी, हम आ गए वापस। फिजा मुनीर, वे वो यू बेटा, कभी नजर नहीं आती हो। मुझे तो ये भी नहीं पता लगता कि फिजा मुनीर भी कोई है। फाइजा मुनीर। जॉन, ओके, नाउ लेट्स सी, कहाँ गया मेरा ये तस्वीर। ओके, नाउ लेट्स सी कि हमारा जो जीआई से हम देख रहेंगे कि वो किस तरीके कौन कौन सी जगह हैं। अब वॉमिटिंग है। सुनो, पीछे मैंने क्या पढ़ा था ये इसको, एक मिनट, एक मिनट। फिस्टुलस, फिस्टुला ड्रेनेज, फिस्टुला ड्रेनेज में क्या होता है? मैं फ्लिक्चुलस पर गई। फिस्टुलस ड्रेनेज में होता है कि जो अम, जैसे क्लॉस्टमी बैग्स, क्लॉस्टमी हो जाती है, ठीक है, कोई ड्रेनेज, ऑपरेशन के बाद कुछ ड्रेनेज लग जाते हैं, ये वो है फिस्टुला ड्रेनेज, ठीक है। कोई एब्सेस हो जाता है तो फिर ड्रेनेज लगाया जाता है, तो वो उस ड्रेनेज, वो वाला ड्रेनेज कहलाता है फिस्टुला ड्रेनेज, ठीक हो गया। ये देखो मैं क्या करा रही हूँ। ओके, अब आपके पास फिस्टुला आ गया है, इंटेस्टाइनल ड्रेनेज आ गया, क्रॉनिक अब्यूसिव ऑफ लेग्जिटिव एंड यार एनिमास, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं वो खामखा को लेक्सेटिव लेते हैं, ये जो होते हैं ना, जो ड्रास्टिक किस्म के जो करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उनको बाद की कॉन्सिक्वेंसेस का नहीं पता लगता। वो कहते हैं जिस्म में से जितना फ्लूइड लॉस हो जाए उतना अच्छा है, हम लोग पतले लगेंगे, तो एक्चुअली वो अपने लिए बहुत ज़्यादा नुकसान पैदा कर रहे होते हैं, ठीक है। सो डोंट एवर डू दैट। खामखा को लेक्सेटिव्स और ये एनमास और ये क्या कहते हैं, उंगली मार के उल्टी करना, समझते हैं कि बहुत अच्छा हो जाता है, स्मार्ट हो जाता है बंदा। नहीं, आप एक और मुसीबत में पड़ जाते हो, आपकी किडनीज अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो लेटर ऑन में आपको बहुत प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। डोंट एवर ट्राई टू ब्रिंग दिस इनटू योर प्रैक्टिस। ओके, डायरिया वॉमिटिंग तो हमने देख लिया, उससे लॉस हो रहा है। आप एनजी ट्यूब आपको डल जाती है कि उसके एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, वॉमिटिंग हो रही है, रुक नहीं रही है, हम एनजी ट्यूब पास करते हैं और फिर हम सक्शन करते हैं। तो हम सक्शन जब करते हैं तो उस सक्शन में आप देखो कि कितना बहुत सारा फ्लूइड लॉस होता है, ठीक हो गया। फिर क्रॉनिक अब्यूज हम कहते हैं वो लोग जो आदी हो जाते हैं और फिर छोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। वो लगातार लेक्सेटिव लेते रहते हैं, पॉटियां करते रहते हैं हर वक्त, बस पेट खाली रहे। हम जो मर्जी दुनिया जहां का कचरा खाते रहे, पॉटी किया, पेट खाली हो गया, डोंट डू दैट, ठीक है। कि ये आप अंदर से बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसको उसका आप फेसेज कर देते हैं। ओके, अनुमान लेते हैं, देखो और कुछ रीनल लॉस फ्रॉम डायबिटिक्स, ठीक है। रीनल लॉस, किडनी बहुत से काम करना पड़ जाता है कि यहाँ से यूरिन करते रहो, करके अपने अंदर सारा फूड यूज करो ताकि आप स्मार्ट लगो। नहीं, आपके अंदर की जो फ्रेशनेस है वो सारी खत्म हो जाती है। देन वाटर लॉस फ्रॉम स्वेटिंग और हीट, ओके। जैसे आज का मौसम है, ठीक है, एक तो बहुत सख्त हब्स है, इतनी ज्यादा हब्स है कि पसीनों पसीना हो जाए, कपड़े ऐसे गीले हो जाए जैसे अपने अपने ऊपर पानी फेंको, ठीक है। मुझे पता, मैं किचन में जब क्या कहते हैं खाना जब किचन में जाती हूँ, इतना पसीना, इतना पसीना कि मेरे कपड़े जैसे मैंने अपने ऊपर पानी फेंका। कोशिश की मैं से
यहाँ से निकलू निकलू ना हो। ये क्यों बंद हो गया था? I wonder who is playing with my system. ठीक हो गया। सो बहुत ज़्यादा पसीना आना भी, वो लोग जो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, खूब एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत सारा पसीना ले रहे होते हैं, तो वो भी एक वजह बन जाती है आपके डिहाइड्रेशन की। देन कम्स ब्लड लॉस। ठीक है, ब्लड लॉस इज हेमरेज, हाइपोवोलेमिक शॉक। ठीक हो गया। आवाज ब्रेक हो रही है बेटा? बेटा यहाँ से ना सब कुछ ही ब्रेक हो गया था। हम्म, अभी आ रही है? अभी आ रही है कि नहीं? जी मैम कर देते हो। अब ये जी मैम जी मैम जी मैम, पता नहीं जी मैम किस बात का। आप मुझे बोलो यस मैम आ रही है, तो मुझे पता लग जाता है। यहाँ से अभी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट होके वापस आया, इसलिए आवाज कट गई थी। ओके, ठीक हो गया। सो ब्लड लॉस में भी हम देख सकते हैं कि हेमरेज हो गया, उस हेमरेज में आपका ब्लड लॉस भी है, प्लाज्मा लॉस भी है। Then fluid loss to third space, that is your burns and trauma. Third space is your fluid loss जो है वो आपका कहाँ से हो रहा है? By burns and trauma. बर्न होगा तो बर्न से आपके वो छाले बन जाते हैं, वो छाले जब बर्स्ट हो जाते हैं या वो किसी तरीके से लीक होते हैं, तो वो सारा प्लाज्मा जो है वो सारा बॉडी में से निकल जाता है। ठीक है, सो बर्स्ट नहीं करना चाहिए उसे। वो अगर अंदर डिसॉल्व हो जाता है गुड इनफ, अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा, अगर तो या फिर वो थोड़ा सा प्रेशर लगने से, आपने पता नहीं कभी देखा कि नहीं देखा, ये जो होते हैं बर्न पेशेंट, उनके बेड्स बिल्कुल गीले हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर से जो प्लाज्मा है वो ऊज कर जाता है, और इस तरीके से उनका इतना बहुत सारा ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनको प्लाज्मा भी लगाते हैं, उन लोगों को ब्लड भी लगा देते हैं। ठीक है, सो ये हमने देखा कि हमारी डिहाइड्रेशन जो है ये किन किन वजह से हो रही है। Now if you go look at the clinical manifestation, तो उसमें आप देखोगे longitudinal furrows, ये क्या चीज है? ठहरो, एक मिनट, अभी बताती हूँ आप लोगों को। चैनल ग्रूव, ग्रीस, गली, लाइन। ओके, ये ग्रूव से बन जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल। आप जुबान में अगर आप कभी देखो, ऐसे लंबी लंबी लाइन जैसे बन नहीं जाती कटी सी, ऐसे, तो उसमें आप देख सकते हो कि वो एक रिलायबल किस्म की आपको वो नजर आएंगे पेशेंट्स के। ठीक है, डिक्रीज स्किन टर्गर टीयर एंड सलाइवा। अब आप उसकी स्किन देखोगे, डिक्रीज स्किन टर्गर, वही जैसे आप ये मेरा स्किन टर्गर आप देखोगे तो ये अपनी जगह पे वापस चला जाता है, अदरवाइज क्या है वो टेंट सा बन जाता है। ठीक है, तो वो स्किन टर्गर में। देन देर इज टीयर्स, डिक्रीज स्किन टर्गर है। टीयर्स, टीयर्स क्या है? आंसू है। बस लोग रोते हैं और उनको आंसू नहीं आ रहा होता, बट दे आर क्राइंग।
देयर आर नो मोर टीयर्स, नहीं आ रहे हैं, ठीक है। एंड देन देयर इज नो स्लाइवा। बाजुकात क्या होता है कि वो आप कुछ खा भी रहे हो तो वो आपके मुंह में स्लाइवेशन नहीं हो रही, मुंह में थूक ही नहीं आ रहा। फिर से नो वॉइस, ठीक है बेटा। जिन जनक दोस्त प्लीज प्लीज रिफ्रेश योर सिस्टम। ठीक हो गया, ओके। ड्राई एक्जिला एंड ग्राइन, ठीक है। स्लाइवा उनकी कम कम हो जाती है। देन ड्राई एक्जिला एंड ग्राइन। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग बाज लोगों को एक्जिला में बहुत पसीना आता है, बाज लोगों को ग्राइन्स में बहुत पसीना आता है, ठीक है। पसीना इतना ज्यादा आता है, दैट इज व्हाई दे कांट वेयर द अंडरवेयर, क्योंकि फिर वो रैशेज हो जाते हैं ग्रोइन में, इतना पसीना आ जाता है। तो क्या है कि बाज लोगों के बिल्कुल पसीना ही नहीं आता, ठीक है, एकदम ड्राई होता है। सो व्हेन यू टेक हिस्ट्री यू नीड टू आस्क देम, ठीक है। डिहाइड्रेशन आपको नजर अगर आ रही है, you need to ask them, you have to see their tongue। उसको बोलो जुबान निकाल के दिखाओ। आप उनको बोलोगे कि आप उनका स्किन लेके वो टीयर ऐसे करके देखोगे। फिर आप उनकी आंखों को देखोगे, एक होती है चमक होती है आंख में, और वो चमक किस चीज से आती है, टीयर से आती है। थोड़ा सा हल्का सा आपका आंख जो है, हल्का सा ऐसे लगता है जैसे आंख में पानी है, बहते नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाता है आईज आर यू नो वेट, थोड़ा सा, तो इसीलिए वो शाइन नजर आ रही है। इसी तरीके से आप उनसे पूछते हो कि आपको थूक कितना आता है, हो गया थूक कोई नहीं है, तो इसका मतलब नो सलाइवा। फिर आप उनको बोलोगे हाथ ऊपर करो, और उनसे पूछोगे कि आपके बगल में पसीना आता है ना। तो आप पूछ के वो आपको बताएंगे नहीं जी बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है मुझे। तो इससे भी आपको पता लग जाएगा। फिर जब आप पेशेंट को अपने पास हॉस्पिटल में रखोगे, तो आप उनसे आप उसका इनटेक आउटपुट का भी ख्याल करोगे। अब जो इनटेक है, पता नहीं बिजली चली गई, आप लोगों को सुनाई दे रहा है कि नहीं? ओके, हमारा कैन यू हियर मी बेटा? हेलो हमारा बेटा, जल्दी से जवाब दो, इसलिए क्योंकि यहाँ पे बिजली चली गई। आप मुझे सुन सकती हो? जी मैम, ओके। हाँ हाँ, नो, यू हैव टू, जब आप उसका इनटेक आउटपुट करते हो, तो आप 1 आवरली जब चेक करो, तो आप 1 आवरली के हिसाब से 30 ml उसका एटलीस्ट होना चाहिए। थैंक यू बेटा, आ गई हमारी बिजली। ओके, यूरिन आउटपुट में आप देखोगे कि उसका 1 घंटे के अंदर कितना यूरिन आ रहा है, ठीक है। जरूरी है कि 1 घंटे के अंदर एटलीस्ट 30 ml उसका यूरिन बनना चाहिए, ठीक है। किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही, तो फिर वो 1 घंटे के अंदर 30 ml नहीं बना सकती, ठीक है क्या? ओके, स्लो फिलिंग हैंड्स व्हेन हैंड्स इज लोअर। अब स्लो फिलिंग हैंड्स वेन, अब ये देखो ना, अगर आपके ये जो हाथ है आपने ऐसे ऊपर की तरफ रखे हैं, तो आपके ये जो वेन्स हैं वो इन्गॉर्ज नहीं हो रहे, ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू हैंग योर हैंड डाउनवर्ड, नीचे करोगे, अपना हाथ नीचे करो, तो आपको पता लगेगा, एक तो आपका हाथ में ना अजीब सी सेंसेशन आ रही है, और साथ ही आप अपना ये जो हाथ में वेन्स है उसको देखो, तो ये इनगॉर्ज होने शुरू हो जाते हैं। दैट इज योर फिलिंग ऑफ हैंड्स वेन, ठीक है। तो इससे भी आपका पता लग जाएगा।
हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन का। फिर है फ्लैट नेक वेन इन सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन क्या है? ये दिस इज जब आप बिल्कुल सीधा लेटे हो, ठीक है, दैट इज योर सुपाइन पोजीशन। अब जब इतना इतना ऊपर हो जाते हो, ठीक है, 45 का एंगल आ जाता है, when you sit in a 45 के एंगल पे, दिस इज योर 90%, ठीक है, एंड दिस इज योर 45%, ठीक है। सो जब आप 45 के एंगल पे लेटते हो, तब आपको ये engorged वेन नजर आते हैं आपके। ये जो जुगुलर वेन्स है, ये engorged हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये इससे पता लग जाता है कि आपके जो ये जो आपकी वेन्स है, नेक वेन्स जो है, वो जब आप लेटे हो बिल्कुल सुपाइन पोजीशन में बिल्कुल फ्लैट हो गए हैं। बाज लोगों के फ्लैट नहीं होते हैं, वो लेटने पर भी थोड़ा बहुत नजर आ रहे होता है, ठीक है। इसी तरीके से देन कम्स द वेट लॉस। आप जब उसको वेट करोगे, ठीक है, तो उसमें जस्ट या एक मिनट। मैं अब अपने सिस्टम को उठा के दूसरी तरफ जा रही हूँ, तो आप स्टूडेंट्स डिस्टर्ब मत करना, हम इधर हो जाते हैं। हमने किसी को तंग करते हैं, हमें सब तंग करते हैं। आए, ओके, पर यार मैंने पहले भी कहा था इसको संभालो, उतार रहा हूँ, उतार ही नहीं संभालो। अच्छा, लो जी हम इधर आ गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो ये जो बैठा हुआ है ना हमारे पास, ये डिस्टर्ब हो जाए तो हो जाए, हम ठीक हो गया। हम इधर आ गए। तो हम कहाँ थे? हम थे यहाँ पे क्लिनिकल में। हमें एक तो जुबान पे सीधी लाइन नजर आ रही होगी, दूसरा हमने देखा, मेरी तस्वीर बहुत बुरी आ रही है इसलिए मैं इसको हटा दूंगी यहाँ से, ओके। फिर हम देखते हैं कि डिक्रीज हमारे जो स्किन टर्गर है वो अच्छे नहीं है, इतने ज़्यादा आंसू नहीं बनते, स्लाइवा नहीं आता, एक्सला और ग्रॉइन में हमारे जो पसीना है वो नहीं ज़्यादा आता, ठीक है। और अगर यूरिन आउटपुट देखें तो 1 घंटे के अंदर 30 ml से ज़्यादा यूरिन नहीं बन रहा होता, और अगर बन रहा है तो कम कम बन रहा है, तो हमें पता लग जाता है हमारी जो किडनीज हैं दे आर नॉट फंक्शनिंग वेल, ठीक है, इनएडिक्वेट है। फिर हम देखते हैं स्लो फिलिंग हैंड्स में, वो हमने हाथ लटका के देखा कि हमने पहले तो हाथ ऊपर रखा, फिर जब हमने हाथ नीचे किया तो हमें महसूस हुआ कि हमारे हाथ की जो ये वेन्स है ये गॉज नहीं हुई, राइट हो गया। फिर हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा कि जब हम सीधा लेते हैं तो हमारे जो ये नेक वेन्स हैं ये कितने कैसे हैं, फ्लैट हैं, ठीक है, इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है कि वो इनकॉर्ज हो सके। 45 के एंगल पे जब हम जाके बैठते हैं तो उसमें हम देख सकते हैं कि हमारी जो जो नेक वेन्स हैं वो इनकॉर्ज हो जाती है। आप कौन सी क्लास ले रहे हो? थर्ड ईयर। थर्ड ईयर कौन ले रहा है? हाँ, इंग्लिश तो नहीं ले रही। ओके, देन कम्स द वेट लॉस। जब इतना पानी हमारे जिस्म में से कम हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा वेट भी
कम हो गया। आगे चले। अब हम देखते हैं परसेंटेज के हिसाब से कि अगर हमारे जिस्म में से 2% अगर पानी कम होता है तो माइल्ड डेफिसिट है। अगर 5% हमारा बॉडी फ्लूइड जो है वो कम होता है वो मॉडरेट है, ठीक है। और फिर अगर 8% होता है या 2 lbs इज इक्वल टू 1 लीटर, ठीक है। तो हमारे पास 8% अगर हो रहा है तो फिर हम कहते हैं सीवियर डिहाइड्रेशन हो रही है, डेफिसिट हो रहा है। Systolic blood pressure 10 mmHg less standing than supine orthostatic hypotension, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है, बाजू पर हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है दैट इज 10 मिलीमीटर पर मर्करी लेस स्टैंडिंग देन सुपाइन, ठीक है। हम कम खड़े होते हैं और ज़्यादातर लेटे लेटे ही अपना ब्लड प्रेशर चेक करा लेते हैं। लेकिन ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में क्या होता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन में आप लेटे हुए हो और आप एकदम उठ के खड़े हो जाओ तो आपका ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप होगा, दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन। ऑलवेज मेक श्योर, बल्कि अपने घर वालों को भी आप हमेशा ऐसे बताया करो कि एकदम फौरन बिस्तर से उठ के सीधा खड़े नहीं होना। पहले थोड़ी देर पैर लटका के कुछ देर के लिए बैठो और फिर खड़े होना, ठीक है। इस तरीके से पेशेंट चकरा के एकदम गिर पड़ेगा, जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन कहते हैं। टेम्परेचर यूजुअली सबनॉर्मल होता है, ठीक है, क्योंकि जिस्म में से सारा आप डिहाइड्रेट वो जो फ्लूइड है वो आपका हमने देखा कितनी तेजी से कम हो रहा है, बट मे बी नॉर्मल, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि वो सब नॉर्मल ही हो, नॉर्मल भी हो सकता है, स्लाइटली एलिवेटेड भी हो सकता है। पल्स और रेस्पिरेशन जो है वो भी थोड़ी सी फास्ट हो सकती है, ठीक हो गया। ये आपको किसमें ज्यादा मिल रहा है, डिहाइड्रेशन में मिल रहा है, या आप कह लो आपका फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से आपको ये सारे साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं। नाउ हाउ विल यू असेस एंड डायग्नोज, ठीक है। ऐसे आप कैसे असेस करोगे और कैसे डायग्नोज करोगे। Laboratory data useful for in evaluating fluid volume status, including BUN and its relation to the serum creatinine concentration. A volume depleted patient has a BUN elevated out of proportion to the serum creatinine level. A BUN is blood urea nitrogen. ठीक हो गया, खाने वाला बंद नहीं है, भूख लगनी शुरू हो जाएगी। लेबोरेटरी में क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो आप उसका वॉल्यूम स्टेटस को जब आप फाइंड आउट करते हो वो है जब आप उसका BUN कराओ, ठीक है। जब BUN कराओगे तो उसके साथ साथ आप सीरम क्रिएटिनिन भी चेक कराओगे। इससे पता लग जाएगा कि आपकी किडनी फंक्शन कितनी अच्छी चल रही है। ब्लैडर यूरिया एंड क्रिएटिनिन, ठीक है। उससे आपकी किडनी फंक्शन का भी पता लग जाएगा। द कॉज ऑफ हाइपोवोलेमिया में बी डिटरमाइंड थ्रू द हेल्थ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अब आपके जिस्म के अंदर से जो वॉल्यूम कम हो रहा है पानी का, उसको आप किस तरीके से मालूम कर सकते हो, आप उसकी हेल्थ हिस्ट्री से पता लगा सकते हो, उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन से पता लगा सकते हो, ठीक है। प्लस आप उसकी लैब इन्वेस्टिगेशन से भी पता लगा सकते हो। नहीं हुआ, ओके। The BUN can be elevated due to dehydration or decreased renal perfusion and function.
अब BUN जो है वो आपका उसकी रीडिंग जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है उसकी जो रीडिंग है आपको अगर ज़्यादा मिलती है तो वो इसकी वजह क्या है? ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रही है और अगर कम है, ठीक है, BUN की अगर जो रीडिंग कम आ रही है तो हम देख सकते हैं कि उसकी जो फंक्शन है आपकी किडनी की फंक्शंस जो है उसकी परफ्यूजन जो है वो ठीक नहीं है। Also, the hematocrit level is greater than normal because the red blood cells become suspended in the decreased plasma volume. और इसी तरीके से जो आपका हेमाटोक्रेट है, ठीक है, उससे आपका पता लगता है कि आपके जिस्म के अंदर रेड ब्लड सेल्स की मात्रा कितनी है, राइट? और अगर उसकी सस्पेंडेड इन अ डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, अब आप उसके अगर रेड ब्लड सेल्स बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपके जिस्म के अंदर प्लाज्मा कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए जो ब्लड है वो थिक हो रहा है। जन हो गया। इसके अंदर अगर थोड़ा सा थिन है तो इसका मतलब उसमें प्लाज्मा बराबर है, ठीक है। और अगर बहुत थिक आपका रेड ब्लड सेल्स बहुत थिक आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर प्लाज्मा कम हो रहा है, ठीक है। हेमाटोक्रेट से भी बहुत ज़्यादा पता लग जाता है। अब आप उसको ट्रीट कैसे करोगे, राइट? अब हम ट्रीट ऐसे करेंगे फ्लूइड मैनेजमेंट को, डाइट से करेंगे, ओरल हाइड्रेशन थेरेपी से करेंगे, आईवी थेरेपी से करेंगे, हम उसको और कैसे करेंगे, फिलहाल इसी से कर लें तो अच्छी बात है। डाइट थेरेपी में मॉडरेट टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन अगर है तो उसको आप ओरल फ्लूइड रिप्लेसमेंट भी दे सकते हैं, ठीक। सो अगर आपने उसको डाइट ठीक से दिया तो आप क्या करोगे, मॉडरेट है अगर डाइट में अगर उसका वो मॉडरेट है तो आप क्या करोगे, ओरल फ्लूइड दोगे तो उससे भी नॉर्मल हो जाएगा। इसी तरीके से ओरल हाइड्रेशन थेरेपी दोगे तो क्या है, सोल्यूशन कंटेनिंग ग्लूकोज एंड इलेक्ट्रोलाइट, उससे भी आपका वॉल्यूम ठीक हो जाएगा। अगर आईवी थेरेपी दोगे तो किस टाइप का टाइप ऑफ फ्लूइड ऑर्डर डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ डिहाइड्रेशन, किस किस्म की आपको डिहाइड्रेशन है उसके मुताबिक आपको, पांच लोगों को फ्लूइड चाहिए होता है, पांच को सिर्फ वाटर चाहिए होता है, पांच को सेलाइन वाटर चाहिए होता है, पांच लोगों को मैनिटोल चाहिए होता है, पांच को ब्लड ट्रांसफ्यूजन चाहिए होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी टाइप की आपको आईवी चाहिए। Appropriate management is vital to prevent potentially life-threatening hypovolemic shock. So appropriate management में यही है कि जो आप किस किस्म की उसको फ्लूइड मैनेजमेंट दे रहे हो, ठीक है। अगर उसको मॉडरेट टू माइल्ड टू मॉडरेट दे रहे हो या सीवियर दे रहे हो और फिर उसके मुताबिक आप उसको कौन सी वाली मैनेजमेंट दे रहे हो जो कि उसको हाइपोवोलेमिक शॉक से बचा सके, right? Older patients are more likely to develop fluid imbalance. जो तो बड़े उम्र रसीदा जो पेशेंट होते हैं उन लोगों का ये फ्लूइड बैलेंस को बराबर करना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है क्योंकि वो आपके साथ बहुत कम कम ताउन करते हैं। उनको पानी पीने को दो तो कहते हैं नहीं बस और नहीं पीना, ये नहीं पीना, वो नहीं पीना, और कुछ वो इस बात से भी डरते हैं कि यूरिन आएगा फिर उठ उठ के वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो वो उस लिहाज से भी वो फिर ताउन नहीं करते ज़्यादा। नाउ द गोल ऑफ मैनेजमेंट जो है उसको आर टू ट्रीट द अंडरलाइन डिसऑर्डर एंड रिटर्न द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट टू नॉर्मल, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा फ्लूइड कंपार्टमेंट है
उसको दोबारा से अपनी जगह पे लाने के लिए इट टेक्स अ लिटिल, डिसऑर्डर को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको किस तरीके से जो वाटर है उसको रिस्टोर करो एंड टू करेक्ट एनी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। और फिर आप उसको जो भी है आपका इलेक्ट्रोलाइट्स जो इम्बैलेंस हुआ है उसको आप वापस से रिस्टोर कर सको। किस तरीके से रिस्टोर करते हैं वो हमने पीछे देखा पिछली इसमें कि आप उसको डाइट थेरेपी से भी कर सकते हो, ओरल रिहाइड्रेशन से कर सकते हो, आप उसको आईवी थेरेपी से कर सकते हो। ठीक हो गया। नाउ कम टू द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में सबसे पहली बात आती है आपकी असेसमेंट की कि आप असेसमेंट में क्या करोगे। असेसमेंट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई potential problems that may have lead to deficit volume। ये पंखा ही बंद हो गया, एसी भी नहीं चल रहा है, क्या मुसीबत है। पंखा चला गया। ठीक है। Assessment is in order to identify the potential problems that may have lead to deficit fluid volume as well as name any episode that may occur during nursing care। ठीक है। नर्सिंग केयर में आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रॉब्लम की कौन सी प्रॉब्लम है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है। एक मिनट बेटा। हमें बच्चों मैं इधर ही हूँ। ओके चलो, ये किधर है निम्रा? मेरे को अटेंडेंस लिखवा रही हो। अरे मेरा पता गला खुश्क हो गया, मेरे को भी अब डिहाइड्रेशन शुरू हो गई है। अभी मैं आप लोगों का अटेंडेंस लेती हूँ। ओके, कितना रहता है मेरा? बाकी का तो असेसमेंट है बेटा, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये कोई मुश्किल नहीं है। ये वही चीजें हैं जो हमने उसमें पढ़ी थी। ये आपके पास नर्सिंग इंटरवेंशन है और उसके साथ इन्होंने वो बता दिया है आपका रैशनल कि हम ये अगर ये इंटरवेंशन कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। इट इज ऑल वेरी इजी। हम लोगों ने जब फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पढ़ा था तो हमने उसी में ये सारा देख लिया था। ठीक है। तो जो सीवियर हाइपोवोलेमिया अगर हो जाए तो उसमें आप क्या करोगे, आप इंसर्ट कर आईवी कैथेटर आईवी एसएस करोगे, आप उसको पेरेंटल फ्लूइड दोगे, आप उसको क्या कहते हैं इमीडिएट इन्फ्यूजन्स दोगे फ्लूइड की विथ नॉर्मल वाइटल साइंस जो है उसको करेक्ट करने के लिए। देन ब्लड प्रोडक्ट किस्म की चीज़ों को आप प्रिस्क्राइब करोगे। आईवी फ्लो जो है रेट उसको देखोगे।
stop or delay the infusion of signs of overload inspired refer to physician respectively. So उसको ओवर हाइड्रेट नहीं करना, आपने उसको इतना करना है कि whatever is administered you need to start or give according to the prescription of doctor. डॉक्टर जो कहेगा उसके मुताबिक पर रेट, अगर वो कहता है आपको कि आपने इतने ड्रॉप्स पर मिनट देने हैं, तो आपने उसको इन्फ्यूजन पंप में उसके मुताबिक रेट सेट करके आपने वो देना है, ताकि उसका इनटेक और आउटपुट को आप मेजर कर सको। प्रीवियसली ये जितने असेसमेंट और इंटरवेंशन और रैशनल है बेटा, ये मैं आपको उसमें पढ़ा चुकी हूँ। ऑल यू नीड टू डू इज टू रीड इट नाइसली। ठीक हो गया? उसको अच्छे तरीके से पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगी। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन एक्सेस में पढ़े हैं। इसको आप पढ़ोगे तो ये उसका ऑपोजिट होगा, और ये इसको आप कंटिन्यू रख सकते हो। नाउ आई टेक योर अटेंडेंस। आपकी अटेंडेंस में ले लो, ताकि ये टाइम भी हमारा यूटिलाइज हो जाए। बाकी वो इतना मुश्किल नहीं है कि आप बोलो कि हम नहीं समझ। अगर कहीं से आपको समझ में नहीं आ गया आएगा, जस्ट लेट मी नो, मैं उसको आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगी। और तलहा हॉस्पिटल में है बेटा, आप लोग कोई गया उसका हाल पता करने के लिए? बेटा तलहा का पता करो और उसको अपनी दुआ में याद रखो, ताकि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए और आप लोगों के साथ वो शामिल हो जाए। ठीक हो गया? मेरी कल उसके साथ बात हुई थी तो उससे पता लगा कि ही इज नॉट वेल, उसको हेपेटाइटिस, इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस हुआ है। सो आपने उसका उसको अपनी दुआ में याद रखो, ताकि वो जल्दी से अच्छा हो जाए। ठीक हो गया? ओके, तलहा इज सिक। यासिर नहीं आया? विनेश, निमरा, जावेद, विदा, तनवीर, इधर भी विदा, तनवीर, विदा, तनवीर, समर। जी बेटा, और इधर आ जाओ। ठीक है, वो ना बर्फ कम थी, फिर एक कोई बात नहीं, उसमें एक मिनट मैं संभाल लूंगी। थैंक यू बेटा सो मच। क्या गुंडा टैक्स लेगा तू मेरे से? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं तेरे को बिस्किट दूं, चॉकलेट वाली? नहीं, कुछ नहीं करो, तुझे दूंगी। तूने मेरे लिए ये कहती मुझे दे दो, वाजी उसको टॉफियां भी ला के दी। अमरूद वाली है तो वो खाऊंगी, इमली वाली है। मेरा मुंह इतना खुश्क हो गया ना बुरे तरीके से। ये है ना, ये भी इमली है। देखा, नजदीक बैठने का फायदा। सारा बेटा, आप लोग इतना ये घुमाते हो ना कि मैं जब चेक करने लगती हूँ तो गायब हो जाता है, जब तक मैं चेक कर रही होती हूँ। अब बस इसको रोलिंग करना बंद करो। इसका वो ठीक करवा लो ऑडियो। नहीं बैठा था, सब कुछ चल रहा था। मैं बोल रही हूँ ऑडिबल नहीं है। समझ से बाहर। और उसका यूपीएस चेंज कर दो। वो तो ये पड़ा हुआ है, आमिर ने करना, उसे कहा था वो कर दूंगा नंबर। और मुझे कहा था मैं ऑफिस का सिस्टम का भी यूपीएस दे